नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। दर्शकों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश मशहूर है अपने प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ घने जंगल और उन्हीं घने जंगलों में बसे वन्य जीव जंतुओं के लिए। तो दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं वानिकी जल जंगल संरक्षण क्यों ज़रूरी है और हम वो कैसे कर सकते हैं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं नागेश कुमार गुलेरिया जी, जो कि है IFS और हैं एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी हैं और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा है। और जोग्राफिकली अगर हम हिमाचल की बात करें तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनकी एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि लो लाइंग एरियाज़ हैं और क्लाइमेट भी डिफरेंट है और फ्लोरा एंड फौना भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है। और जब हम बात करते हैं वानिकी जल जंगल संरक्षण की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जोग्राफिकली भी और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी हिमालय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब भी लोग हिमाचल घूमने आते हैं, अगर शिमला घूमने आएंगे या आप मनाली घूमने आएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे देवदार के घने घने जंगल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देवदार के जंगलों के साथ साथ कहीं ना कहीं क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो हिमाचल में कौन कौन से फॉरेस्ट के कवर हैं और कितना एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है? जी, हिमाचल जैसे आपने कहा कि पूरे हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो प्रदेश है और हमारे यहाँ की जो विशेषता है वो ये है कि हमारे यहाँ जो निचले क्षेत्र हैं उसका क्लाइमेटिकली अलग किस्म का वेजिटेशन है जी। जब हम बीच के हिमाचल में आते हैं तो अलग किस्म की वेजिटेशन है और फिर हमारे जो हायर रीचेज के एरियाज़ हैं, लाहौल स्पीति वगैरह, वहाँ पर जो है बिना वेजिटेशन के भी जो कोल्ड डेजर्ट है जिसको हम बोलते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हमारा जो भूभाग है उसका लगभग 68% जो भूभाग है उसमें जंगल जो है वो लीगली जंगल के तौर पे रजिस्टर्ड है जी। और लेकिन जब हम जंगल की बात करें या फॉरेस्ट कवर की बात करें तो बहुत सा जो हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का वो अबव ट्री लाइन है। जैसे आपने कहा कि पहाड़ हैं जी, हाई रिचेज हैं, बर्फ़ वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ग्रासेस होते हैं, छोटी और चीज़ें होती हैं, बट ग्रीन कवर के लिए वो एरिया जो है वहाँ पर प्लांटेशंस वगैरह नहीं होती हैं। तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो हमारा जो लगभग 28% जो भूभाग है, जो अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट सैटेलाइट की मान के चलें तो लगभग 28% भूभाग जो है उसके ऊपर जो है जंगल है। जंगल मीन्स ग्रीन कवर जो है उसके ऊपर है। तो हिमाचल जैसे आपने कहा कि पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से या पारिस्थितिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यटन तो एक एस्पेक्ट है लेकिन पारिस्थितिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे निचले क्षेत्र हैं, प्लेन्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है या हिमाचल के जो निचले जो भूभाग हैं वहाँ पर जो अपर हिमाचल के जो क्लाइमेट है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल। अगर पहाड़ों में बर्फ़ गिरेगा तो नीचे नदियों में पानी होगा, सिंचाई होगी, अच्छी फसलें होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी न किसी ढंग से जंगलों से जो हैं वो जुड़ी हुई हैं जी। अगर आप बात करें वानिकी की, तो जब हम वानिकी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सुंदरता है, पेड़ पौधे हैं, बहुत खूबसूरत जंगल हैं, तो उसको देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक जो हैं हिमाचल प्रदेश आते हैं और यहाँ का आनंद भी लेते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम वानिकी की बात करें तो हम वानिकी जब हम करते हैं तो हम वानिकी के साथ साथ हम मिट्टी को भी कंजर्वेशन की बात करते हैं और हम जल की कंजर्वेशन की भी बात करते हैं जी। ये तीनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर अगर अच्छे वन होंगे और उसका जो ट्री कवर है वो अच्छा होगा तो वहाँ से सॉइल इरोजन नहीं होगा और अगर सॉइल इरोजन नहीं होगा तो हमारा जल जो है वो शुद्ध रहेगा। बिल्कुल। तो इतना ही नहीं, अगर हम बात करें जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में हम हाइडल स्टेट हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता जो है वो बिजली के उत्पादन पे है जी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसको क्रिटिकली देखें और अगर हम वनों का संरक्षण ना करें, पीछे कैचमेंट का संरक्षण ना करें तो बहुत सी सिल्ट आती है
और जो सिल्ट आती है वो हमारे रिजर्वायर्स में डिपॉजिट होती है। तो उस रिजर्वायर में जो डिपॉजिट जब सिल्ट होती है, आप देखते हैं भाखड़ा में अगर आप जाएं, थोड़ा सा सर्दियों का ये हो या किसी और डैम में जाएं, पूरी स्टेट में अगर बात करें किसी भी नदी की, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सिल्टेशन हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे जो हमारा जो जल क्षेत्र है, जो हमारा जो रिजर्वायर्स हैं, उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। और जब वो कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी बिजली प्रोडक्शन पे पड़ रहा है। तो आप देखते हैं कि विंटर्स में हमारी बिजली प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें वनों से लिंक्ड हैं, और वनों के ऊपर अगर अच्छे वन हम रेज कर सकें, लोग अच्छे वनों का संरक्षण कर सकें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ एड्रेस होती हैं। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि कोरिलेशन है कहीं ना कहीं, और प्रकृति के साथ हम लोगों का जुड़ाव भी है। वन हमें बहुत कुछ देता है, चाहे हम बात करें मकान के लिए भी आपको लकड़ी चाहिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की हम बात करें, या हम बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन की, वो भी कहीं ना कहीं जंगलों से मिलती है। पानी हमें जंगलों की देन है। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं बहुत सारी नदियों का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से होता है। और अगर हम पेड़ों की कटान की बात करें, अगर पेड़ ज़्यादा काटे जाएंगे, फॉरेस्ट कवर कम किया जाएगा, तो क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं कि हिमाचल में होगा? और जैसा आपने शुरुआत में जिक्र भी किया कि और स्टेट्स भी कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हिमाचल तो हब है ही बायोडाइवर्सिटी का। अगर हम इस प्रकार से कटान करेंगे पेड़ों की, फॉरेस्ट कवर को हम रिड्यूस करते हैं, तो उससे पानी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहला तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सैटेलाइट की जो इमेजेस आई हैं, हम पूरे कंट्री में ऐसा प्रदेश है जो पिछले 20-22 साल से लगातार वनों के क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हिमाचल प्रदेश की, और इसके लिए यहाँ की जो लोग हैं, ऑफ कोर्स वन विभाग के प्रयास हैं, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने में जो लोगों का सहयोग है वो बहुत बड़ा एक योगदान है। तो लेकिन हो क्या रहा है कि हम वन क्षेत्र प्लांटेशन करके बढ़ा रहे हैं, पर जो हमारे एग्जिस्टिंग वन हैं, जो 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 300 साल पुराने जो वन हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो उसका घनत्व है वो कम हो रहा है। तो घनत्व जब कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारी जो ज़मीन है वो एक्सपोज हो रही है, और जब वो ज़मीन एक्सपोज होती है तो जब बरसात का मौसम आया या बर्फबारी हुई, तो फिर ये सब प्रकार के जो खतरे हैं कि सॉइल इरोजन भी होगा, पानी का संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं पानी की बात करूं, छोटा सा एक एग्जांपल दूं, शिमला में ही एक हमारा कैचमेंट फॉरेस्ट है, हसन वैली जिसको हम बोलते हैं। जी बिल्कुल। जब कुफरी जाते हुए अगर कोई भी व्यक्ति कुफरी जाएगा तो लोग वहाँ खास पे तौर अक्सर पे, पिक्चर्स भी देखते पिक्चर हैं कि टूरिस्ट वहाँ जाके पिक्चर्स खिंचाते हैं, और कहीं ना कहीं घूमने भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं जो कि काफ़ी, जिसको हम कहें कि उसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर, ये ना केवल हिमाचल, ना केवल भारतवर्ष, बट दुनिया में एक अपनी तरह का एक एग्जाम्पल है कि बहुत अच्छे वन हैं। पर जब ब्रिटिशर्स ने शिमला बसाया तो शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई उस कैचमेंट से आती थी। जी। आज भी पानी की सप्लाई वहाँ से आ रही है, लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ, जो हमारी जो इंटरफेरेंस हुई, थोड़ा सा हमारा जो संरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं ढील आई। तो जो पहले लगभग 125,000 गैलन पर डे सप्लाई होती थी, वो अब घट के हार्डली 15-16 गैलन जो है वो रह गई है। तो कारण उसका ये है कि हमने कहीं ना कहीं उसके कैचमेंट को डिस्टर्ब किया, चाहे पशुओं की वजह से किया, चाहे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से किया। तो पानी का जो संरक्षण है वो वनों के साथ लिंक्ड है। आज हम पानी की सप्लाई के लिए पूरा विश्व ही जो मीठा पानी है, शुद्ध पानी है, उसके लिए जो है बहुत से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। पर हमें आज ज़रूरत है कि हम शुद्ध पानी के लिए हमें वनों का संरक्षण करना है। जब तक हम वनों की कंजर्वेशन नहीं करेंगे, पानी के जो कंजर्वेशन के लिए जो स्पीसीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, अगर हम उनको नहीं लगाएंगे तो पानी जो है वो रुकेगा नहीं। अभी आपने सर्दियों में पिछली सर्दियों में बर्फबारी शिमला में नहीं हुई जी। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जितना भी पानी बरसा वो सारा का सारा नदी नालों में बह गया। अदरवाइज पहले बर्फ़ पड़ती थी, हमारे जंगलों में बर्फ़ पड़ती थी, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बर्फ़ पड़ती थी, तो पानी धीरे धीरे जो है सीपेज होता था और हमारी ज़मीन में वो जज़ब होता था।
और उसका ये होता था कि पूरे वर्ष जो है हमारे चश्मों से, हमारे नालों से, हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं उसमें पानी की अवेलेबिलिटी रहती थी जी। अब जब बर्फ़ पड़ना कम हो गई या बंद हो गई, जैसे जैसे अभी क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो पानी का संरक्षण जो है और भी ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने वनों को इस ढंग से संरक्षित रखें कि उसमें पानी भी जज़्ब हो और उसकी जो जंगल में जो मिट्टी है वो सबसे बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स है, उसको भी हम किसी जी। तरीके से कंजर्व करें। जी सर, फॉरेस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री सेक्टर और हिमाचल में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा, आपने कहा कि हिमाचल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है। जी, तो फॉरेस्ट्री का अगर मैं बात करूँ, हिमाचल का क्या योगदान आप देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहला तो जो योगदान है कि जो हमारे यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, और भी नदियाँ निकलती हैं, वो छोटी हैं, बट मुख्यतः जो 5 मुख्य नदियाँ निकलती हैं जी, उसमें जो पानी है वो पानी कहीं ना कहीं से हमारे जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ बर्फबारी होती है और जंगल हैं, तो उसमें पानी का संरक्षण हो रहा है। तो ये रेगुलर जो है सप्लाई हमारी जा रही है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है, जैसे हमारे यूनिक स्पीसीज़ हैं, जी, जैसे आपने शुरू में चर्चा में बात की कि देवदार है। बिल्कुल। अब देवदार जो है एक ऐसा जिसको हम बोलते हैं देवताओं का वृक्ष, देवदार इसीलिए नाम पड़ा। तो हमारे जो बीच की बेल्ट है, जो 5-6 हज़ार से हाइट की और 7-8 हज़ार 9 हज़ार की हाइट तक हमारे देवदार के बहुत खूबसूरत जंगल हैं। लेकिन समय के साथ साथ लोगों के भी राइट हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं, कुछ दूसरे कारण भी रहते हैं, तो हमारी जो घनत्व है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो घट रहा है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम उन एरियाज़ को चिन्हित करें और एक लोगों के साथ, सहयोग के साथ एक सामूहिक ऐसा एक प्रयास करें कि ये जो जंगल हैं इनको हम किसी तरीके से दोबारा रिस्टोर बैक करें। और जब लोग साथ जुड़ेंगे तो शायद मुझे लगता है कि और ज़्यादा अच्छा इसके रिजल्ट जो है हमें मिलेंगे। जी जी सर, कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, हम संरक्षण की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि हमें प्रकृति का भी संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि वेदर फिनोमेना काफ़ी चेंज हो रहा है। बरसातों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाती है या सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि बर्फ़ ही नहीं पड़ी और गर्मियों के वक्त गर्मियाँ नहीं पड़ रही, मतलब कि वेदर फिनोमेना, वेदर पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो आपको लगता है कि जब हम संरक्षण की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें पर्यावरण की संरक्षण करना है, हमें कहीं ना कहीं वानिकी या फिर जल जंगल का भी संरक्षण करना है, तो एक आम नागरिक, मैं अपनी बात करूं तो हम ये इसमें क्या अपना एक योगदान दे सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम अभी हम विकासशील देश हैं और विकासशील देश में हमारी कुछ ज़रूरतें हैं जिसको हम अपने नेचुरल रिसोर्स यूज़ करके मीट विद करते हैं। जी, अब से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सड़क की आवश्यकता है, दूर दराज में हमारा गांव है, उसमें सड़क की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सड़क तो निकाल दी, लेकिन उस मिट्टी का जो निपटारा है, जो उस सड़क निकालने से आई या हमने दूसरा कोई काम किया, उस मिट्टी का हमने निपटारा कैसे किया? अगर तो हमने उस मिट्टी को बहुत सुरक्षित तरीके से किसी जगह डंप किया और वहाँ से उसका फ्लो जो है वो नदी नालों में ना जाए, तब तो बहुत अच्छा है। जो विकसित देश होते हैं वो बहुत इफेक्टिवली इस बात को कैलकुलेट करते हैं। मतलब ड्रेनेज के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को हमें सुरक्षित करके रखना है। अगर हम उसको नहीं रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जितना हमने उसको फेंकने में पैसा बचाया, वहीं पर उससे कई गुना ज़्यादा हमें उसको फिर रिस्टोर बैक करने में लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी आपदा से गुजरा, तो आज हम ये महसूस करते हैं कि हमारे हिमाचल में आपदा आई, पर मैं उसको दूसरे तरह से बोलूँगा कि हमने हिमाचल में आपदा को आमंत्रित किया। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी विकास की बात करें तो मिट्टी जो है, उस मिट्टी को हमने जंगल में या नालों में या कहीं ऐसी जगह धक्का मार के डाल दिया। वो मिट्टी जो है, हो सकता है 1-2 साल उसका इम्पैक्ट ना पड़े। एक तो इमीडिएटली जो सरफेस सॉइल है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो नदी नाले हैं,
जो आपका पीने का पानी है उसको मिक्स होगी तो हम आपको पानी शुद्ध करना पड़ेगा, उसमें और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा जो है जैसे अभी हुआ वो क्या हुआ कि जहाँ जहाँ लूज मिट्टी थी, इस बार थोड़ी बरसात लंबी चली तो क्या हुआ कि वो मिट्टी के अंदर जो है वो पानी सीपेज हुआ, और सीपेज हुआ तो उसने उस पूरे के पूरी मिट्टी को जो है वो नीचे धक्का मारा। तो मिट्टी पत्थर के साथ जब नीचे डाउन हिल जब जाता है तो फिर अपने साथ वो सब बहा के ले जाता है। तो पानी अगर नीचे जाए प्योर शुद्ध वाटर तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन उसमें मिट्टी मिली है, उसमें पत्थर मिला है तो उसका 200-300 गुना ज़्यादा उसका चर्निंग इफेक्ट होता है जी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कई जगह बहुत त्रासदी हुई जी। अगर आप देखें, अगर आप उसको बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें तो मैं तो एक फॉरेस्ट अफसर होने के नाते ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं हमने किसी वजह से हमने वो मिट्टी डंप की और जब बरसात आई, थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेटली बरसात आई, उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं जी। तो अगर वो डिस्प्रपोर्शनेटली आई तो उस सब की वजह से ये सारे नुकसान जो हमें देखने पड़ रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि कितने हज़ारों करोड़ रुपए का, बिल्कुल, और जान माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। हज़ारों करोड़ का असेसमेंट जो है सरकार ने अभी की है और सरकार उसके लिए प्रयासरत है जी। लेकिन हम इनवाइट तो हमने किया ना। बिल्कुल सर, अगर हम थोड़ी थोड़ी सेविंग करके, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उस वक्त उसको ये नौबत नहीं लाते तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। जी। पर सर मैं यहाँ भी जोड़ना चाहूँगा, आप फॉरेस्ट विभाग से हैं और कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं शिमला की या हम बात करते हैं घने जंगलों की, तो जो फॉरेस्ट में जो एक पेड़ होता है उसकी भी कहीं ना कहीं एक एज लिमिट होती है। और शिमला की अगर हम बात करें, जब आप त्रासदी की बात कर रहे हैं, आप आपदा की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये मत है कि बहुत सारे ऐसे पुराने पेड़ थे जिनकी उम्र पूरी हो चुकी थी और वो इस बरसात को सह ना सके, और कहीं ना कहीं फिर जब हम कहते हैं कि ब्लेम गेम चलती है, लोग ये कहते हैं कि जो फॉरेस्ट विभाग है वो अनुमति नहीं प्रदान करता है पेड़ काटने की। तो इसमें क्या जो तथ्य हैं, क्या स्थिति है, वो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अब शिमला शहर की तो बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर हर एक जो जिसके पास अपनी ज़मीन है वो चाहता है कि मेरी ज़मीन पे पेड़ ना हो तो मैं अपना वहाँ मकान बनाऊँ, होटल बनाऊँ, ये करूँ। तो सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया है कि ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर की है ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का, और उसी की वजह से शिमला का चार्म भी है। बिल्कुल। पर अगर हम एक जनरल बात करें कि जैसे आपने कहा कि बहुत से पेड़ पुराने हो गए हैं, हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जब हम वानिकी की बात करते हैं विश्व स्तर पे तो उसके जो मैनेजमेंट के जो तरीके थे उसमें भारी परिवर्तन आया है। पहले हमारे पास रिसर्च डाटा नहीं होता था तो हम ये कहते थे कि ये पेड़ है 100 साल पुराना है तो बहुत अच्छा है, 200 साल पुराना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो है, अब जब से ये थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट स्टार्ट हुआ है और थोड़ा सा कार्बन के ऊपर बात होने लगी है तो ये हुआ है कि पुराने स्टॉक को हटाइए और उसकी जगह नया स्टॉक लगाइए ताकि आपके जो पर्यावरण है उसमें से कार्बन जो है वो मैक्सिमम जज्ब होके वो पेड़ जो है वो अपनी ग्रोथ पकड़ सके। तो बहुत से जो विकसित देश हैं वो अपने फॉरेस्ट को उस ढंग से मैनेज कर रहे हैं कि नए पौधे लगा रहे हैं, पुराने पौधों को हटा रहे हैं सिस्टमेटिकली, और जो कार्बन हमारे किसी वजह से जो पर्यावरण में रहता है, गैस की फॉर्म में रहता है, दूसरी फॉर्म में रहता है, वो पेड़ पौधे ही उसका सबसे अच्छा साधन है कि उसको जज्ब करते हैं और अपनी ग्रोथ पकड़ते हैं, उनका भोजन है वो। बिल्कुल। तो उस भोजन को, और हमारे लिए लाभदायक है कि हमारे एनवायरनमेंट से जितना कार्बन पेड़ पौधे जज्ब करेंगे तो ये ठीक है बात के जो पुराने पेड़ हैं उनको हमें सिस्टमेटिकली धीरे धीरे रिप्लेस करना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, बहुत से विकसित देश, जापान है, अमेरिका है, कनाडा है, बहुत सी अब उन्होंने अपने जंगलों का जो मैनेजमेंट है उसमें परिवर्तन ला रहे हैं कि जो पुराने पेड़ हैं उनको हटा के नए पेड़ों का पौधरोपण करें ताकि मैक्सिमम जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है हो सके। हम भी करेंगे। सर जब हम विकसित देशों की बात करते हैं, आपने विकसित देशों का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं वो कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं, हिमाचल भी उस चीज़ में काफ़ी आगे। बट विकसित देशों में हम सर ये भी देखते हैं कि कई बार लोग पेड़ काटते नहीं, लोग पेड़ों का ट्रांसप्लांट कर देते हैं दूसरी जगह पर। तो आपको लगता है कि निकट भविष्य में या आने वाले कुछ समय में हम भी इस चीज़ को हासिल कर लेंगे कि जहाँ पर हमें लगता है कि अगर यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होनी है तो हम उस पेड़ को काटें ना, हम उसको कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट करें दूसरी जगह? वो भी एक एस्पेक्ट है कि
कोई ऐसी जो विकास की जिसको बोले हम विकास के कार्यक्रमों में कहीं अगर पेड़ आ रहा है और उसको हम ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह लगा सकते हैं, वो किया जा सकता है, तो वो बड़ी ऐसी कोई वो नहीं है जी। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो जंगल हैं उसको इस ढंग से मैनेज करें कि वो पर्यावरण से मैक्सिमम कार्बन को जज्ब करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम अपने जंगलों के ऊपर इस ढंग से नज़र रखें, ख़ास तौर पे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कि कहीं अगर आपके पानी में मिट्टी का नज़र आ रही है, नॉर्मली क्या होता है, एक बारिश होती है, हमारे जितने नदी नाले हैं सब मिट्टी से ब्राउन नज़र आते हैं, है ना। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि हमारे जो जंगल हैं, जो हमारा कैचमेंट है, वो कैचमेंट जो है वो शुद्ध पानी छोड़ें और जितनी मर्जी बरसात हो जाए हमारी जो है उसमें मिट्टी मिक्स ना हो। बिल्कुल। तो ये अंतर हमारी जब तक आएगा नहीं हमारी सोच में, हमारे मैनेजमेंट में, तब तक ये प्रॉब्लम जो है वो आती रहेंगी। जी। और सर कई जगह पे ये भी देखा है कि जहाँ पे लोगों ने प्लांटेशन कर रखी थी, कुछ इस प्रकार के नए पौधे लगा रखे थे, तो वहाँ पे जो इतनी एक्सट्रीम रेनफॉल हुई तो उन्होंने मिट्टी को रोक के भी रखा, तो वहाँ पे स्लाइड्स नहीं आए। पर जहाँ पे कुछ पुराने पेड़ थे या फिर कोई भी फॉरेस्टेशन वहाँ पे नहीं थी, तो वहाँ पे मिट्टी अपनी जगह को छोड़ दिया मिट्टी ने। बिल्कुल। तो ये जो नेचर के साथ जो जब हम थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये सारे इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेंगे। जी, पर अगर यंग पौधा है या ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी की जो बाइंडिंग करते हैं, जैसे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पौधा जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बान का है। बान का पौधा जो है मिट्टी भी रोकता है और जल भी रोकता है। तो ऐसे पौधों को जब हम संरक्षण देंगे, ऐसे पौधों को हम बढ़ावा देंगे, तो हमारे कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स का हम आज सामना कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें उसका जो इम्पैक्ट है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जी सर, आप संरक्षण के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और कहा यह जाता है, और मैं भी आपसे एग्री करता हूं कि अगर वन है तभी तो हम हैं। तो सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो सारा वनों का जो मैनेजमेंट है, एक तो विभाग अपना प्रयत्न करता है, विभाग के प्रयत्न सिंगल हैंडेडली इफेक्टिव नहीं होगा। जी। लोगों की साझेदारी, परंपरागत तरीके से जब हम अपने पुराने सिस्टम को देखें तो लोग वनों को संरक्षण करते थे। आज अगर हिमाचल प्रदेश में वन है तो ये कोई सरकारी प्रयासों से नहीं हुए हैं, लोगों के संरक्षण से हुए हैं। तो मैं तो सब जितने दर्शक हैं उनसे ये जरूर आग्रह करूंगा दूरदर्शन के माध्यम से कि अधिक से अधिक वनों को सुरक्षित करने में सहयोग दें। ये हम सब के जो है वो भले की हित में, हम सब के हित में। जी, नागेश कुमार गुलेरिया जी, आप हमारे कार्यक्रम जनवाणी में आए और आपने वानिकी जल जीवन संरक्षण के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत। तो दर्शकों, आज के जनवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।